Hello everyone, I am Yamini Thukral and I welcome you to Adda 24/7 School। तो बच्चों आज हम चैप्टर 16 एनवायरमेंटल इश्यूज से स्टार्ट करेंगे। एनवायरमेंटल इश्यूज जैसे कि इस चैप्टर का नाम बताता है, जो जो इश्यूज आजकल एनवायरमेंट फेस कर रहा है हम उन इश्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके प्रिवेंशन एंड उनके कंट्रोल मेजर्स के बारे में भी देखेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग एयर, नॉइज, वाटर सब तरीके की पॉल्यूशन देखेंगे और उसमें क्या क्या हम लोग ने मेजर्स ले सकते हैं, क्या क्या हम लोगों ने लिए हैं, क्या क्या उसमें केस स्टडीज हुई हैं और गवर्नमेंट की तरफ से क्या इनिशिएटिव्स आए हैं, वो सारे के सारे हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर के अंदर सब टॉपिक्स क्या क्या रहेंगे। सो द फर्स्ट सब टॉपिक इज एयर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। जैसे कि मैंने बताया एयर, वाटर, नॉइज पॉल्यूशन तो हम लोग देखेंगे ही देखेंगे। तो पहला सब टॉपिक हमारा यही आता है, एयर पॉल्यूशन और उसका कंट्रोल। दूसरा है हमारा वाटर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। दूसरा क्या है हमारा, वाटर पॉल्यूशन और उसका कंट्रोल। थर्ड सब टॉपिक है सॉलिड वेस्ट एंड एग्रोकेमिकल्स एंड देयर इफेक्ट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ द पॉल्यूशन, तभी हम जो है उसके अगेंस्ट में मेजर्स ले सकते हैं उसे ठीक करने के लिए, है ना। Then radioactive waste and greenhouse effect including the global warming. Then ozone depletion in the stratosphere. ओजोन जो हमारी डिप्लीट हो रही है, जिसको हम लोग ओजोन होल के नाम से जानते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि स्ट्राटोस्फेयर के अंदर हमारी ओजोन कैसे डिप्लीट हो रही है। ठीक है। डिग्रेडेशन ऑफ इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस और उसके बाद में डिफॉरेस्टेशन। तो इसके बाद ये सारे हमारे जो सब टॉपिक्स हैं हम इस चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं। बहुत ही आपका जनरल एक डिस्कशन वाला टॉपिक है ये। इसमें हम लोग जो है अपने इनपुट्स भी दे सकते हैं, है ना, इनपुट्स दे सकते हैं, हम अपने तरीके से भी आंसर्स को लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो बुक के अंदर दिया है वैसे ही लिखना है। इसके अंदर हम अपने इनपुट्स देके अपने मेजर्स जो हमें लगता है कि सही हो सकते हैं या क्या क्या इफेक्ट्स और ऐड ऑन हो सकते हैं वो हम लोग ऐड कर सकते हैं। और लास्टली हम इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस करके इसको वाइंड अप कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं एयर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल से। सबसे पहले पॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हमें पॉल्यूशन का मतलब होना चाहिए। पॉल्यूशन का मतलब क्या पता होना चाहिए कि पॉल्यूशन एक्चुअली मीन क्या करता है, तभी तो हम उसके टाइप्स के ऊपर जंप करेंगे, है ना। तो पॉल्यूशन इज एन अनडिजायरेबल चेंज, वो चेंज जो एनवायरनमेंट के अंदर डिजायरेबल नहीं होता। क्या हम चाहते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन हो? नहीं चाहेंगे। हम नहीं चाहते कि हमारा एनवायरनमेंट किसी भी तरीके से हार्म हो। तो पॉल्यूशन इज एन अनडिजायरेबल चेंज, वो चेंज जो कोई भी डिजायर नहीं करता है। इट इज एन अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल, chemical and biological characteristics of air, water, land and soil. So any undesirable change in the physical appearance, chemical appearance and the biological characteristics of the air, water, land and soil. इनके अंदर कुछ भी चेंज होगा, चाहे फिजिकली, चाहे केमिकल कॉम्पोजिशन में हो, चाहे वो बायोलॉजिकली कैरेक्टरिस्टिक्स में हो, वो हमारा क्या होगा, पॉल्यूशन होगा। उसके बाद में आता है पॉल्यूटेंट्स। जो पॉल्यूशन कॉज करते हैं उनको हम लोग क्या बुलाएंगे, पॉल्यूटेंट्स। जैसे कि जो कैंसर कॉज करते हैं उनको क्या बुलाते हैं हम, कार्सिनोजेंस। वैसे ही जो पॉल्यूशन कॉज करते हैं उनको बुलाएंगे हम पॉल्यूटेंट्स। दे आर द एजेंट्स दैट कॉज अनडिजायरेबल चेंजेस। तो पॉल्यूटेंट्स क्या हो गए हमारे, वो एजेंट्स जो कि इन अनडिजायरेबल चेंजेस को करवाते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पास द एनवायरमेंट Protection Act 1986 to protect and improve the quality of our environment। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सा एक्ट पास किया है, Environment Protection Act in 1986 to protect and to improve the environment in terms of air, water and soil। जब हम लोग बच्चों एयर, वाटर, सॉइल की बात कर रहे हैं तो हम उसे इकट्ठा करके एक एनवायरनमेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो एबायोटिक सोर्सेज होते हैं वो यही सोर्सेज होते हैं जो कि हमारे क्या होते हैं, एयर, वाटर एंड सॉइल। सो एयर पॉल्यूशन किसकी वजह से होता है, इट अकर्स ड्यू टू द अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एयर। तो जब हमने जो देखा कि पॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है, उसके अंदर जब हम क्लासिफिकेशन करने हैं तो सबसे पहला हमारा आएगा एयर पॉल्यूशन। इट अकर्स ड्यू टू एनी अनडिजायरेबल चेंज, कोई भी ऐसा चेंज जो हम लोग डिजायर नहीं कर रहे हैं इन द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द एयर। चाहे तो एयर की केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हुई है या फिर उसका
बायोलॉजिकली जो फंक्शन था वो चेंज हुआ है या फिर उसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हुए हैं, तो वो क्या होगा, एयर पॉल्यूशन होगा। एंड इट एक्सर्ट्स हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स के ऊपर ये क्या करता है, हार्मफुल इफेक्ट एक्सर्ट करता है। ठीक है, तो कॉजेस क्या होते हैं एयर पॉल्यूशन के? सबसे पहले जो पॉल्यूटेंट्स हैं, हम इस कॉजेस के अंदर वही पॉल्यूटेंट्स देखेंगे। क्या देखेंगे? कॉजेस के अंदर वही पॉल्यूटेंट्स देखेंगे। So the first is smoke stacks from the thermal power plants, forest fire, volcanic eruption। चाहे volcanic eruption हो चाहे thermal power plant हो, उसके अंदर से smoke के stacks निकलते हैं। smoke थोड़ी बहुत भी नहीं, smoke के पूरे पूरे stacks निकलते हैं, तो वो क्या करती है, air pollution cause करती है। then garbage decomposition, garbage जो decompose होता है उससे भी हमारा जो है air pollute होती है, because it releases unwanted gases। अब हमारे एनवायरनमेंट के अंदर अगर अनवांटेड गैसेस रहेंगी, मतलब अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा रहे, कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल ज़्यादा रहे, तो क्या हम बोल सकते हैं कि अनवांटेड गैसेस हैं? हमें कौन सी गैस चाहिए होती है? ऑक्सीजन, है ना। हमें गैस कौन सी चाहिए होती है? ऑक्सीजन। इसके अलावा में दूसरी गैसेस हमारे लिए अनवांटेड हो गई, पर हाँ, ऑक्सीजन की भी ज़्यादा मात्रा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इट विल कॉज ऑक्सीजन पॉइजनिंग, जो हमें नहीं चाहिए, है ना, हमें वो भी नहीं चाहिए। बट ये है कि अगर इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई तो इनकी पॉइजनिंग होनी शुरू हो जाएगी, तो इट रिलीजेस अनवांटेड गैसेस। व्हाट रिलीजेस? गार्बेज डिकम्पोजिशन इट रिलीजेस। The excessive use of fossil fuels by the automobiles and industry, they also release particulate and the air pollutants। जो fossil fuels है हमारी गाड़ी के अंदर, वो burn करके भी क्या है, particulate air pollutants निकालते हैं। Then last, use of leaded petrol, ये भी जो है हमारे air pollution में contribute करता है। जब हम पॉल्यूटेंट्स की बात करते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा कि पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं, पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? बेसिकली दीज आर दी एजेंट। दो तरीके के होते हैं, एक तो पर्टिकुलेट और गैशियस। जब हम पर्टिकुलेट की बात करें, जो थोड़े से छोटे छोटे पर्टिकुलेट मैटर होते हैं, वो होते हैं हमारे जैसे कि मेटालिक पार्टिकल्स, डस्ट हो गया, पार्टिकल सूत हो गया, एरोसोल हो गया, स्मोक हो गई, ये सारे के सारे हमारे पर्टिकुलेट मैटर होते हैं, है ना। पर्टिकुलेट मैटर हम बोल सकते हैं छोटे छोटे सॉलिड फॉर्म्स होते हैं, है ना, सॉलिड फॉर्म्स होते हैं, मतलब इनको हम लोग छू के फील कर सकते हैं। पर्टिकुलेट ये हो गए। देन दूसरे हमारे आते हैं गैशियस पॉल्यूटेंट्स। जब हम गैशियस पॉल्यूटेंट्स की बात करते हैं तो दीज आर कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे कि मैंने बताया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। तो ये सारे के सारे हमारे गैसेस है जो कि गैसेस के फॉर्म में पॉल्यूट करते हैं, और वो हमारे पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स जो कि मैटर के फॉर्म में पॉल्यूट करते हैं। स्टार्टिंग ऑफ विद कार्बन मोनोऑक्साइड, वो क्या करता है? इट कॉज गिडीनेस, हेडेक, कार्डियोवास्कुलर मैलफंक्शन, एस्फेक्सिया एंड सो ऑन। ठीक है। देन हाइड्रोजन सल्फाइड क्या करता है? नोजिया, आई एंड थ्रोट इरिटेशन, नोजिया, आई एंड थ्रोट इरिटेशन। देन सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है? इट कॉजेज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिजीजेस लाइक अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, कैंसर, एम्फिसीमा, ये सारे के सारे हमारे सल्फर डाइऑक्साइड करता है। देन हमारे आते हैं फाइन पार्टिकुलेट्स, जो कि हमारे किससे रिलीज होते हैं? बाय द इंडस्ट्रीज। दे कॉज द ब्रीदिंग एंड द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलर्जी भी बोलते हैं। और ये जो पर्टिकुलेट मैटर होते हैं, ये हमारे बच्चों क्या होते हैं? ये एलर्जेंस होते हैं। क्या होते हैं? एलर्जेंस होते हैं। दीज आर द मैटर विच कॉजेज द एलर्जीज। तो जो फाइन पार्टिकल्स इंडस्ट्रीज वगैरह रिलीज करती हैं, जैसे सूत हो गया, एरोसोल हो गया, और भी पर्टिकुलेट मैटर, डस्ट हो गई। काफी लोगों को आपने सुना होगा कि डस्ट से एलर्जी है, पॉलन से एलर्जी है, इस पूरे जो हम बोल सकते हैं एरोसोल से एनर्जी है ना। तो ये सारी की सारी एलर्जीज हमारी किससे होती है? फाइन पर्टिकुलेट मैटर से होती है। फाइन पर्टिकुलेट मैटर क्या करता है? दे कॉज ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, जैसे कि हमने देखा था कि एलर्जी के टाइम पे ब्रीदिंग, सिवियर ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। इन्फ्लामेशन, डैमेज टू द लंग्स, जो कि हम लोगों ने उसमें देखा था ऑक्यूपेशनल लंग डिसीज, ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर,
तो ये जो मिल में काम करते हैं लोग उनको हो जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम तक डस्ट को रेजिस्ट नहीं कर पाते, तो उनकी लंग्स जो है सीवियरली डैमेज हो गए, ये वाला हमारा ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर हो जाता है। तो फाइन पार्टिकुलेट मैटर ये सारी चीज़ें करता है। इन प्लांट्स रिड्यूस ग्रोथ एंड यील्ड एंड प्रीमेच्योर डेथ। तो पार्टिकुलेट मैटर है वो क्या करेगा, जो हमारे पॉल्यूटेंट्स है वो क्या करते हैं, दे कॉज रिटार्डिंग इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, उनकी यील्ड में कमी ला देता है और प्रीमेच्योर डेथ जो है प्लांट्स की हो जाती है। कंट्रोल क्या है हमारा एयर पोल्यूशन का, देयर आर सेवरल मेथड्स यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द एयर पोल्यूशन। फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। फर्स्ट जब हम लोग स्टार्ट करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर किस लिए यूज होता है, इट इज यूज्ड टू रिमूव द पर्टिकुलेट मैटर विच इज प्रेजेंट इन द एग्जॉस्ट ऑफ द थर्मल पावर प्लांट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि थर्मल पावर प्लांट से भी हमारे जो है काफी पोल्यूशन निकलता है, काफी ज्यादा गैसेस उसके अंदर से निकलती है ना। तो पर्टिकुलेट मैटर, जो उसके अंदर से पर्टिकुलेट मैटर निकल रहा है, उसे जो है रिमूव करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर यूज करते हैं। कुछ ऐसा ये लगता है जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है, कुछ ऐसा लगता है, कुछ ऐसा लगता है। So about 99% of the particulate matter it can be removed by electrostatic precipitator. It has electrode wires and a stage of collecting duct. इसमें क्या होता है, ये हमारी collecting duct होती है और electrode wires का ये पूरा वो होता है, एक सिस्टम होता है। सो इलेक्ट्रोड वायर्स दे प्रोवाइडेड विद एन इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रोड वायर्स है तो उनके अंदर क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक करंट होगा, उसके अंदर सेवरल थाउजेंड वोल्ट्स का होता है वो, विच प्रोड्यूसेस अ कोरोना दैट रिलीजेस इलेक्ट्रॉन्स। कोरोना हमने आज वाला कोरोना नहीं समझना है, कोरोना जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड होता है। तो जो उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूसेस अ कोरोना, और उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस इज कोरोना, इसके अंदर से क्या निकल रहे हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, ये सारे के सारे हमारे डस्ट पार्टिकल्स हैं और ये कोरोना से होते हुए जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्लीन एयर आ रही है। तो जब हम ESP का स्ट्रक्चर देखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का हम लोग स्ट्रक्चर देखें, तो इसके स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो कि इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। यहाँ से हमारी डर्टी एयर एंटर होती है, बीच में हमारा वाटर या फिर लाइम स्प्रे है, और वहां से हमारी क्लीन एयर डिस्चार्ज हो जाती है, नीचे हमारा स्क्रबर है। ठीक है, सो डिस्चार्ज कोरोना, जो नेगेटिवली चार्ज वायर है और डिस्चार्ज कोरोना है, वो आते हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स दे गेट अटैच्ड टू द डस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर पार्टिकल्स एंड गिव देम अ नेगेटिव चार्ज। जो ये इलेक्ट्रॉन्स है बेसिकली दे अटैच टू द डस्ट से अटैच होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेट पार्टिकल से अटैच होंगे और उनको जो है नेगेटिव चार्ज दे देंगे, डस्ट को नेगेटिव चार्ज दे देंगे विद इन अ fraction of second. So collected plates they are grounded that attract the charged dust particles. जो ये collecting plate है, these are grounded, वो dust particles को attract करेंगी। The velocity of air must between the plates it must be low enough to allow the dust to fall. तो velocity इतनी कम होनी चाहिए कि dust जो है नीचे गिर जाए। तो जो ये कोरोना है, ये कोरोना है, इसमें क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज वायर होती है एंड दे गेट अटैच टू द डस्ट, और बहुत ही छोटे सेकंड के अंदर ये होता है। Then the exhaust is passed through a spray of water. यहां से पास होता है वाटर, जो है गैसेस को डिसॉल्व करता है, लाइम रिएक्ट करता है सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, जिससे कि वो प्रेसिपिटेट बनाता है कैल्शियम सल्फेट और सल्फाइड का। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि इसमें कैसे ये जो है हमारा पर्टिकुलेट मैटर जाता है, बाय अटैचिंग टू नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के साथ ही नेगेटिवली चार्ज जो है डस्ट अट्रैक्ट होकर वो नीचे फॉल ऑफ हो जाती है, और जो हमारी डर्टी एयर है जब वाटर या फिर लाइम स्प्रे से जाएगी तो उससे हाइड्रोजन सल्फाइड जो है हमारा डिसॉल्व हो जाएगा लाइम वाटर में, है ना, और क्या फॉर्म करेगा, कैल्शियम सल्फेट एंड सल्फाइड। तो हमारा हाइड्रोजन, जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है ना, जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो सारी की सारी गैसेस इससे एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि वो न्यूट्रलाइज हो जाती है ना, वो हार्मफुल प्रोडक्ट की जगह पे नॉर्मलाइज प्रोडक्ट बना देती है ना, यही होता है ना। So recently the dangers of the particulate matter that are very small and cannot be removed by these precipitators they have been formed. So जो particulate matter बहुत ही छोटा है वो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से भी नहीं हटता है। सो अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, particulate size
2.5 micrometers or less in diameters. If inhaled, it can cause breathing and respiratory problems, irritation, damage to lungs and premature death. तो सेंट्रल पोल्यूशन सेंट्रल बोर्ड ने बोला है, कंट्रोल बोर्ड ने बोला है, CPCB ने बोला है कि अगर पर्टिकुलेट मैटर का साइज 2.5 माइक्रोमीटर से छोटा है और उसे हमने इनहेल कर लिया तो वो हमारा ब्रीदिंग, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, इरिटेशन, डैमेज टू लंग्स, ये सारा का सारा कॉज करता है. तो हमने ये देख लिया ESP क्या होता है. अब नेक्स्ट हमारा एक आता है कैटालिटिक कन्वर्टर, जो कि हमारे ऑटोमोबाइल्स के अंदर होता है, जो कि हमारे व्हीकल्स के अंदर होता है, ऑटोमोबाइल्स के अंदर होता है. इट इज यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग द एमिशन ऑफ पॉइजनस गैसेस लाइक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. अब किस किस को ये पता है कि व्हीकल्स जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करते हैं? आई थिंक सबको ही पता होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हमारे व्हीकल्स रिलीज करते हैं. तो उनका एमिशन कम करने के लिए व्हीकल्स के अंदर हमारे कैटालिटिक कन्वर्टर्स होता है. सो दे आर मेड ऑफ एक्सपेंसिव मेटल्स लाइक प्लैटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम. ये सारे के सारे कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं. और किससे बना होता है हमारा कैटालिटिक कन्वर्टर? प्लैटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम. तो उसके बाद में लास्टली हम लोग आज देखते हैं कि केस स्टडी कैसे दिल्ली के अंदर जो है हमारी CNG इंट्रोड्यूस की गई. सो कैसे एयर पोल्यूशन दिल्ली का कंट्रोल हुआ. सो दिल्ली लीड्स द कंट्री इन हाई लेवल्स ऑफ पोल्यूशन ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स. बीइंग द कैपिटल सिटी, दिल्ली इज द हैज द हाईएस्ट लेवल ऑफ एयर पॉल्यूशन, है ना. क्यों? क्योंकि उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स है. सो इन 1990s दिल्ली रैंक्ड 4th अमंग द 41 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड. तो आप सोच सकते हो 41 जो मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज है वर्ल्ड की, उसमें से चौथे नंबर पे आना कितना ज्यादा पोल्यूशन होगा. सो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जितनी भी बसेस हैं उनको CNG के अंदर, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के अंदर कन्वर्ट किया जाए बाय द एंड ऑफ 2002. तो अभी जितनी भी बसेस हमारी दिल्ली में चलती है सारी की सारी टोटल CNG पे होती है. अब तो इलेक्ट्रिक का जमाना आ गया, तो अब वो इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट होके आ रही है. अब नई जो बसेस हैं वो इलेक्ट्रिक बन के आ रही हैं. पर ये दिया गया था, वर्डिक्ट दिया गया था कि हमें 2002 तक सारी जो दिल्ली में जितनी भी बसेस है सबको CNG पे कर दिया, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पे. बेनिफिट्स क्या है CNG के डीजल और पेट्रोल के ऊपर? इट बर्न्स मोस्ट एफिशिएंटली और उसके अंदर कोई अनबर्न रिमेन्स नहीं होते. जब हम पेट्रोल और डीजल की बात करते हैं उसके अंदर क्या होता है? अनबर्न रिमेन्स रह जाते हैं जो कि बहुत पॉल्यूटिंग होते हैं. दे आर वेरी पॉल्यूटिंग इन नेचर, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन कॉज करते हैं. तो CNG की सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत अच्छे से बर्न होती है और उनमें कोई अनबर्न रिमेन्स नहीं रहते. चीपर देन डीजल एंड पेट्रोल. जैसे कि अब आप रेट देख सकते हैं CNG का आई थिंक 50 to 55 पर लीटर चल रहा है और पर केजी 50 to 55 पर केजी चल रहा है. और जब हम पेट्रोल और डीजल की बात करते हैं तो डीजल हमारा अराउंड 85 रुपीज पर लीटर है और पेट्रोल 100 रुपीज पर लीटर चल रहा है. तो उसके कंपैरिजन में हमारे लिए इकोनॉमिकली भी ज्यादा अच्छी है क्योंकि CNG इट इज मच चीपर देन दी पेट्रोल एंड डीजल. It cannot be siphoned off by thieves and adulterated like पेट्रोल और डीजल. पेट्रोल और डीजल की चोरी होती है, CNG की चोरी नहीं हो सकती है. So the other ways to reduce vehicular pollution are phasing out old vehicles. जैसे कि अब बोल दिया गया है कि पेट्रोल कार 15 ईयर से ज्यादा नहीं चला सकते, है ना. और जो डीजल कार है वो 10 ईयर से ज्यादा नहीं चला सकते. तो इसमें क्या होता है? इसमें सबको पता चल गया कि हाँ हम ओल्ड व्हीकल्स नहीं रख सकते हैं. पेट्रोल गाड़ी को हम 15 साल से ज्यादा नहीं चला सकते और डीजल कार को 10 ईयर से ज्यादा नहीं चला सकते. यूज ऑफ अनलेडेड पेट्रोल, then use of low sulfur petrol and diesel, application of stringent pollution level norms for vehicles. जैसे कि बोलते हैं कि टाइम टू टाइम हमें पोल्यूशन चेक कराना चाहिए. यूज ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर्स, जो कि मैंने आपको बता दिया कि किस किस काम आते हैं. ऑटो फ्यूल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑटो फ्यूल पॉलिसी जो है वो निकाली थी. जो यूरो 2 नॉर्म स्टिपुलेट दैट सल्फर बी कंट्रोल्ड एट 350 ppm. जो सल्फर है हमें उसे 350 ppm पे कंट्रोल करना था इन डीजल एंड 150 ppm इन पेट्रोल. ठीक है. सो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स दे आर टू बी कंटेन्ड एट 42% ऑफ द कंसर्न्ड फ्यूल. तो जो हाइड्रोकार्बन्स है वो 42% तक ही रखने हैं हमें. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू इट द ऑल ऑटोमोबाइल्स दे हैव टू मीट द यूरो 3 एमिशन स्पेसिफिकेशन इन 11 इंडियन सिटीज बाय April 1,
2005। ये हमारे यूरो 2 के नॉर्म्स थे कि जिसके अंदर सल्फर जो है हमें कंट्रोल करना है 350 ppm पे, और डीजल में और पेट्रोल के अंदर 150 ppm पे कंट्रोल करना है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को कहाँ तक कंटेन करना है? अप टू ओनली 42%। उसके बाद में यूरो 3 एमिशन स्पेसिफिकेशन आई, जिसको हमें 11 सिटीज के अंदर हमें इंप्लीमेंट करना था बाय 1 अप्रैल 2005। So the same 11 cities have to meet the Euro 4 norms by April 1, 2010. The rest of the country will have Euro 3 emission norm compliant automobiles and fuels by 2010. So by all the efforts, a substantial fall in the carbon dioxide and sulfur dioxide level has been found in Delhi between 1997 and 2005. तो 1997 से लेकर 2005 के बीच में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के जो अमाउंट था, जो हमारा एनवायरनमेंट के अंदर अमाउंट था दिल्ली के अंदर, वो थोड़ा कम हुआ। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं कि आज हमने क्या देखा। सबसे पहले आपने देखा कि पोल्यूशन होती क्या है। पोल्यूशन इज एनी अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, वाटर, लैंड एंड सॉइल। पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं बच्चों? वो एजेंट्स जो कि इन अनडिजायरेबल चेंजेस को कॉज करते हैं, वो हमारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो पास किया था इन 1986 टू प्रोटेक्ट दिस एयर, वाटर एंड सॉइल। एयर पॉल्यूशन की जब हम लोग बात करें, अनडिजायरेबल चेंज इन द एयर विच एक्सर्ट्स हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमन बींग्स, वो हमारा एयर पॉल्यूशन होता है। इसके कॉजेस क्या होते हैं? सबसे पहले स्मोक स्टैक्स जो कि थर्मल पावर प्लांट से आते हैं, वोल्केनिक इरप्शन से आते हैं, फायर से आते हैं। देन गार्बेज डिकम्पोजिशन भी अनवांटेड गैसेस बढ़ाता है। एक्सेसिव यूज ऑफ फ्यूल्स बाय ऑटोमोबाइल्स एंड इंडस्ट्री, वो भी पर्टिकुलेट एंड एयर पॉल्यूटेंट निकालता है। यूज ऑफ लीडेड पेट्रोल। सो एयर पॉल्यूटेंट्स बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस वो दो टाइप के हैं, एक तो पर्टिकुलेट एंड एक गैसियस। पर्टिकुलेट की हम जब बात करें उसमें आते हैं डस्ट, एरोसॉल, स्मोक, मेटालिक पार्टिकल्स। और जब गैसियस की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारे के सारे हमारे गैसियस पॉल्यूटेंट्स हैं। इफेक्ट्स क्या हैं एयर पॉल्यूशन के? कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है? इट कॉजेज हेडेक, कार्डियोवैस्कुलर मैलफंक्शन, एस्फेक्सिया। Hydrogen sulfide causes nausea, eye, throat infection. Sulfur dioxide causes respiratory diseases like asthma, bronchitis, emphysema, cancer. Fine particles they act as allergens और वो एलर्जी कॉज करते हैं, causing breathing, respiratory problem, inflammation, damage to the lungs. और प्लांट्स के अंदर क्या इफेक्ट होता है? ये तो ह्यूमंस की बात थी। तो जब हम प्लांट्स पे आते हैं तो प्लांट्स की स्टंटेड ग्रोथ होती है, यील्ड कम होती है और प्रीमेच्योर डेथ हो जाती है। कंट्रोल कैसे करते हैं? बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के अंदर क्या होता है? बेसिकली हम लोग जो है पर्टिकुलर मैटर जो हमारा प्रेजेंट होता है इन द थर्मल पावर प्लांट्स, उनको रिमूव करने के लिए होता है। 99% पर्टिकुलर मैटर इससे रिलीज हो जाता है। तो इलेक्ट्रोड वायर्स होती है इसके अंदर और कलेक्टिंग प्लेट्स होती है बच्चों। जो इलेक्ट्रोड वायर्स है उनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट होता है जो कि एक कोरोना प्रोड्यूस करता है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है। वो इलेक्ट्रॉन्स हमारे नेगेटिवली चार्ज होते हैं और उन पे जाके डस्ट पार्टिकल्स चिपक जाते हैं और वो डस्ट को थ्रो ऑफ कर देते हैं, ठीक है। और कलेक्टिंग प्लेट जो होती है हमारी ग्राउंडेड होती है, तो जो चार्ज डस्ट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करती है। जो वेलोसिटी है एयर की बिटवीन द प्लेट्स, इट मस्ट बी लो इनफ टू अलाउ द डस्ट पार्टिकल्स टू फॉल। और उसके बाद में हमारी क्लीन एयर बाहर आ जाती है। जो वाटर है इसके अंदर वो डिसॉल्व करता है गैसेस को, और लाइम जो है वो रिएक्ट करता है विद द सल्फर डाइऑक्साइड, उसको प्रेसिपिटेट आउट कर देता है इनटू अनहार्मफुल फॉर्म, दैट इज कैल्शियम सल्फेट एंड सल्फाइड। तो इससे हमें जो है क्लीनर एयर मिल जाती है। तो जो ये बताया गया है कि जो छोटे छोटे पर्टिकुलेट मैटर होते हैं लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर्स इन साइज, अगर हम उन्हें इनहेल कर ले तो वो हमारी ब्रीदिंग डिफिकल्टी करती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम करती है, इरिटेशन, डैमेज टू द लंग्स एंड प्रीमेच्योर डेथ। ये किसने बोला था? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB। नेक्स्ट हमारे आते हैं कंट्रोलिंग के लिए कैटालिटिक कन्वर्टर्स, जो बेसिकली ऑटोमोबाइल्स के अंदर फिट किए जाते हैं, जिससे कि एमिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड जो है कम हो जाती है। इसके अंदर कौन से मेटल्स यूज होते हैं? प्लैटिनम, पैलेडियम, रोडियम। सो जब हम दिल्ली की केस स्टडी की बात करें तो हमें ये पता चला था कि 1990 के अंदर 41 टॉप मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड के अंदर दिल्ली रैंक्ड 4। तो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया था कि जितनी भी बसेस हैं दिल्ली की वो सारी की सारी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG पे करवाई जाए बाय द ईयर एंड ऑफ 2002।
तो बेनिफिट्स क्या है सीएनजी के लिए? इट बर्न्स मोर एफिशिएंटली, लीव्स नो अनबर्न्ड रिमेन्स, इट इज चीपर देन डीजल एंड पेट्रोल, इट कैनॉट बी siphoned ऑफ बाय थीव्स एडल्टरेटेड लाइक पेट्रोल एंड डीजल. अदर वेज क्या है? फेजिंग आउट ऑफ ओल्ड व्हीकल्स, यूज ऑफ अनलीडेड पेट्रोल, लो सल्फर पेट्रोल डीजल, एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रिंजेंट पॉल्यूशन लेवल नॉर्म्स, यूज ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर. तो ऑटो फ्यूल पॉलिसी के अंदर क्या था? हमारे यूरो 2, यूरो 3 एंड यूरो 4 नॉर्म्स थे. तो यूरो 2 नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली क्या बोला गया था? जो सल्फर है उसे कंट्रोल करना है एट 350 ppm इन डीजल एंड 150 ppm इन पेट्रोल. एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन शुड बी सैचुरेटेड अप टू ओनली 42%. अकॉर्डिंग टू इट ऑल द ऑटोमोबाइल्स मस्ट दे फॉलो यूरो 3 एमिशन स्पेसिफिकेशन ऑफ द 4 इंडियन सिटीज बाय April 1, 2005. यूरो 4 आया हमारा April 1, 2010 तक हमने करना था, और इसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के लेवल्स थे वो कम हो गए बिटवीन 1997 एंड 2005. तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स इज कॉल्ड द पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट? ए ओजोन, बी रेडॉन, सी फ्लाई ऐश या फिर डी इथिलीन. तो हमारे कितने टाइप के पर्टिकुलेट मैटर हैं, पॉल्यूटेंट्स हैं? 2 है ना, 2 टाइप के हैं. एक है हमारा पर्टिकुलेट, एक है हमारा गैशियस. तो पर्टिकुलेट के अंदर जिसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स आते हैं और गैशियस जिसके अंदर गैसेस आती है. ओजोन गैस है, रेडॉन गैस है ना, इथिलीन हमारा केमिकल है. तो क्या बचता है हमारा? फ्लाई ऐश. जो एशेज हमारी बर्न करने पे निकलती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फ्लाई ऐश. तो ये क्या है हमारा? पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट. तो क्या मैं बोल सकती हूं कि ऑप्शन सी करेक्ट है, दैट इट इज अ पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट? क्या मैं ये बोल सकती हूं? यस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग ताजमहल येलो? तो सबको ये पता चल गया कि ताजमहल पहले व्हाइट था और फिर वो इवेंचुअली येलो हो गया. कौन सी गैस की वजह से हुआ? ए सल्फर, बी क्लोरीन, सी सल्फर डाइऑक्साइड या फिर डी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. किसकी वजह से हमारा जो ताजमहल है वो येलो टर्न हो गया? ए बी सी डी. कौन सी गैस की वजह से? एसिड रेन, है ना, एसिड रेन की वजह से सब बोलते हैं कि हुआ. तो एसिड रेन के अंदर कौन सी गैस होती है? कौन सा एजेंट होता है हमारा एसिड रेन के अंदर जिसने मार्बल को व्हाइट से येलो कन्वर्ट कर दिया? इस सल्फर डाइऑक्साइड. ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट स्मॉग? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम फॉग, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम smoke, it is derived from water vapor, it is derived from both fog and smog. Smog. जब हम इसको तोड़ें तो इसमें क्या आएगा? स्मोक प्लस फॉग, तभी तो मिलके क्या बना? स्मॉग. तो ये बोल सकते हैं दैट इट इज derived from both fog and smoke, क्योंकि स्मोक होती है और फॉग होती है तभी दोनों मिलके स्मॉग बनाती हैं. ऑप्शन डी करेक्ट है. Next question, the major photochemical smog is A hydrogen peroxide, B chlorofluorocarbon, C peroxyacetyl nitrate या फिर D all of the above. जो मेजर फोटोकेमिकल स्मॉग होती है वो कौन सी होती है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, पेरोक्सीएसिटाइल नाइट्रेट या फिर D all of the above. कौन सी होती है? ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC. तो हमारे CFCs रिलीज कहाँ से होते हैं? AC से एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, है ना, यहां से हमारे जो है CFCs रिलीज होते हैं जो कि मेजर स्मॉग का जो पोर्शन है वो ही बनाते हैं. So which of the following agent is mainly responsible for secondary pollutant? Secondary pollutant के लिए कौन सा एजेंट जो है रिस्पॉन्सिबल है? A smog and ozone, B sulfur trioxide, C nitrogen dioxide या फिर D all of the above. जो pollutant की तरह काम करता है, secondary pollutant की तरह, हमारा इनमें से कौन सा काम करता है? Which of the following agents? Which of the following agents? A, B, C, D. ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव. स्मॉग, ओजोन, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारे के सारे जो हैं पॉल्यूशन कॉज करते हैं, सारे के सारे जो है पॉल्यूशन कॉज करते हैं, इसलिए डी ऑल ऑफ दी अबव. सो बच्चों ये था हमारा एयर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल के बारे में. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग वाटर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल देखेंगे. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है अड्डा 24/7 स्कूल के चैनल को. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय.